बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मैटर का पता होना चाहिए, मैटर होता क्या, यानी हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। उसको हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एनीथिंग दैट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती हो मादा कहलाती है। और मैटर की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि हमारा टॉपिक ही सॉलिड्स पर है, तो सॉलिड्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस बहुत ही एक दूसरे के करीब होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उन्हें हम सॉलिड कहते हैं। यानी छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारे एटम एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें हम सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड की डेफिनेशन ये है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर इज कॉल्ड सॉलिड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। जो सॉलिड की शेप होती है वो डेफिनेट शेप होती है, और जो उसका वॉल्यूम होगा वो भी डेफिनेट होगा। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड उसकी शेप होती है, और इसी तरह उसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। मैंने आपको डेफिनेशंस के अंदर बताया कि सॉलिड जो होते हैं वो थोड़े से एरिया के अंदर बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए उसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। अब उनके दरमियान एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के दरमियान जो फोर्सेस होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं उन्हें हम। और उन सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होती है उनकी मिनिमम होती है। क्यों मिनिमम होती है? क्योंकि एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक होने से उनके दरमियान जो स्पेस होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर कह सकते हैं। अच्छा, जो उनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी से मुराद ये है कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल से कंप्रेस हो पाते हैं ये मटेरियल्स। तो इनकी जो रिजिडिटी है वो हाई होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इनकी लो होती है, क्योंकि इनके एटम्स अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते एटम, बल्कि वो अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं। इसी तरह सॉलिड स्टेट फिजिक्स की तारीफ आनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, के किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, तो वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाता है। दोबारा सुन लें, किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाता है। अब सॉलिड्स की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर अमार्फस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड्स। सॉलिड्स की थ्री टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमार्फस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके एटम रेगुलरली अरेंज होते हों। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके एटम रेगुलरली अरेंज होते हों और उनकी तरतीब हो। तो इसी तरह ये मैंने लिखा है कि द सॉलिड्स इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न, और जो उनका पैटर्न होता है वो रिपीट होता है, तो इसीलिए हम इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम ट्रू सॉलिड्स होता है, और डायग्राम के अंदर मैंने बना के दिखाया आपको कि ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल्स है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल
कि ये एक रिपीटिंग भी है और रेगुलर अरेंजमेंट भी है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पाई जाती हैं। इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास होगी मेटल्स, आयनिक कंपाउंड और सिरेमिक्स। तो मेटल्स के अंदर हमारे पास आयरन आता है, कॉपर आता है और जिंक आता है। जबकि आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम आम नमक घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड होता है। इसी तरह जो सिरेमिक्स के अंदर होता है जिरकोनिया मटेरियल्स होता है, सॉलिड्स जिरकोनिया क्रिस्टलाइन होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन आप 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं। इसी तरह मोशन ऑफ एटम जो होते हैं इनकी वाइब्रेशन होती है और दे अंडरगो द क्लीन क्लेविज स्मूथ। अब डेफिनेशन में आपने देखा कि जो इनके एटम्स होते हैं वो रेगुलर अरेंज होते हैं और रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं। जब हम इन मटेरियल्स को काटते हैं तो ये मटेरियल स्मूथ अंदर से निकलते हैं। ये नहीं कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो तब्दील होती है, बल्कि ये अपनी जो रिपीटिंग मोशन है वो शो करते हैं। इनके एटम्स जो होते हैं वो तरतीब के साथ पाए जाते हैं। तो इसीलिए दे अंडरगो द क्लीन क्लेविज एंड स्मूथ। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपकी बुक्स लिखती है द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर स्टडीड बाय द एक्स-रे टेक्निक्स। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्स-रे टेक्निक्स के ज़रिए से स्टडी करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो हम एक्स-रे टेक्निक्स के ज़रिए से हम स्टडी करते हैं। द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस आर नॉट स्टैटिक्स। इनके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये अपनी पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, अपने मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं। तो इसी तरह जब मैं एक और दे आर वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इनका टेम्परेचर, अगर मैं इनका रिलेशन देखना चाहूँ, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाइब्रेशन के और वाइब्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब मैं टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो उनके एटम्स अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और इसी तरह उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेक्शन के अंदर सॉलिड की एक टाइप्स को स्टडी किया। अब हम दूसरी टाइप को स्टडी करने जा रहे हैं। तो दूसरी टाइप्स का नाम है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी वो सॉलिड्स या वो मटेरियल जिनके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते, उन्हें हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि those solids in which atoms, molecules or ions are not regularly arranged is called non-crystalline solid। तो non-crystalline solids को हम glassy solid भी कहते हैं, amorphous solid भी कहते हैं और super cooled liquid भी कहते हैं। इसके तीन नाम हैं। non-crystalline solids को हम ग्लासी सॉलिड्स कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, मैंने डेफिनेशन में आपको बोला था कि नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, तो इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस नॉट रेगुलर, ये तरतीब के साथ नहीं है, तो इसीलिए हम इन्हें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इसी तरह इसकी जो एग्जाम्पल है वो गिलास होती है और चॉक होती है। अब जब हम चॉक को कट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे तो वो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन जो होते हैं रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं।
they do not have definite melting point, boiling point and heat of fusion. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता है। इसका मतलब ये कि उसका फिक्स्ड नहीं होता है। अब पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है पेस्ट लाइक बिफोर इट बिकम अ वेरी विस्कस लिक्विड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ये पेस्ट लाइक मटेरियल्स होते हैं और जैसे ही 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होंगे तो विस्कस टाइप लिक्विड बन जाएंगे। दोबारा सुन लें इसको, अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होंगे तो वो पेस्ट लाइक मटेरियल बनेंगे और 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होंगे तो विस्कस टाइप लिक्विड बन जाएंगे। तो ये थी हमारी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसी तरह थर्ड टाइप जो होती है आपको हमारे पास होती है पॉलीमेरिक सॉलिड। तो पॉली का मतलब कई, मैरिक का मतलब होता है पार्ट्स, तो कई पार्ट से मिलकर पॉलीमेरिक सॉलिड्स बनते हैं। अब पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या होते हैं? पॉलीमेरिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो ना तो लिक्विड हो और ना तो सॉलिड्स हो, ना तो कंप्लीटली तौर पे वो लिक्विड होते हैं ना तो कंप्लीटली तौर पे सॉलिड्स होते हैं, बल्कि वो लिक्विड और सॉलिड के बिटवीन में पाया जाता है। उनका स्ट्रक्चर लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में पाया जाता है, उन्हें हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स कहते हैं। तो पॉलीमेरिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो ना तो लिक्विड हो ना तो सॉलिड्स हो, बल्कि लिक्विड और सॉलिड्स के दरमियान में पाए जाते हैं, उन्हें हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स कहते हैं। Those material which are neither are completely liquids nor are completely solids, but they are intermediate structure between the liquid and solid is called polymeric solids. Polymeric solids को हम इंटरमीडिएट या पार्शियली और या पूर्णली सॉलिड्स कहते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड्स को हम इंटरमीडिएट या पार्शियली सॉलिड्स कहते हैं या फिर हम पूर्णली सॉलिड्स कहते हैं। अब हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स की डायग्राम है, जो कार्बन और हाइड्रोजन इसके सॉलिड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली पॉलीमेरिक सॉलिड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया और नेचुरल रबड़ हो गया। नेचुरल रबड़ का फार्मूला C5H10 और होल N। नंबर्स ऑफ एटम्स। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी? तो गुड सेटअप टू वेट रेशियो होती है। इसका मतलब ये है कि पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं उनका वेट कम होता है लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है। वेट कम होता है और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब आप बाजार में इसकी यूनिट स्ट्रेंथ तो वेट रेशियो होती है और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स और उनका बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। आज के लिए इतना ही। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह।